आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस, जो हमारा 10वीं क्लास का विज्ञान है, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे अध्याय 2 चैप्टर सेकेंड, जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित। यहाँ पर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने पहला पार्ट बनाया है और सेकेंड पार्ट आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो तुरंत देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा चैप्टर होगा उससे आपकी बुक के अनुसार ही पूरा सॉल्व करेंगे। पर उसके पहले हम, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, तो इन तीनों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों आखिर हैं क्या और इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए कहाँ उपयोगी हैं और हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ काम हमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम अम्ल की। तो जैसे हम इन तीनों को कवर करेंगे और फिर हम बुक के अनुसार जो भी समीकरण, जो भी आपकी किताब होगी, उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अम्ल की। देखिए, अम्ल क्या होता है। तो आप प्रतिदिन भोजन करते हैं और भोजन में आप कहीं किसी दिन खट्टा स्वाद, किसी दिन थोड़ा नमकीन स्वाद, किसी दिन मीठा स्वाद, ये आप ऐसे टेस्ट जो है भोजन में प्रतिदिन लेते ही हैं। तो आप प्रतिदिन जो भोजन के अंदर जो टेस्ट महसूस करते हैं ना, उसके अंदर आप जो खट्टा टेस्ट महसूस करते हैं वो अम्ल ही होता है ना। तो जो खट्टापन हम देखते हैं, चाहे आप अचार के रूप में देखें, चटनी के रूप में देखें, है ना, ये सब अम्ल के ही रूप हैं। तो इसलिए अम्ल जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घरों के अंदर हम प्रतिदिन इनका उपयोग करते हैं। और अम्ल क्षार के माध्यम से ही जो भोजन होता है उसके अंदर टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है ना, और तभी हमें पसंद आता है। इसलिए हम इनका उपयोग खाने पीने, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी करते ही करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर अम्ल को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अम्ल जो होते हैं ना, इनका स्वाद होता है खट्टा, है ना। और अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा स्वाद। और इसी कारण से भोजन या फल का स्वाद खट्टा होने के कारण उसमें अम्ल की मौजूदगी के कारण ही होता है। अब क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि आप ऐसे कौन कौन से भोजन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, या आप ऐसे कौन कौन से फलों का सेवन करते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है ना। तो आप फल या भोजन में किसी भी रूप में अम्ल को लेते ही लेते हैं। तो उनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम नींबू का प्रयोग करते हैं, चाहे अचार के रूप में करते हैं या फल के रूप में करते हैं। इसी के साथ में हम दही का उपयोग करते हैं, हम इमली का उपयोग करते हैं, इमली की चटनी खाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ही तो जो है ये अम्ल के ही तो उदाहरण हैं। तो इन सब से जो होता है अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो अब इनसे आपके भोजन का टेस्ट जो होता है स्वादिष्ट होता कि नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो हमारे भोजन को बहुत स्वादिष्ट भी बनाते हैं, इसलिए ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे कच्चे फल भी होते हैं, कच्चे फल और कुछ सामान्य भोज्य पदार्थ जो हमारे घरों में प्रयोग किए जाते हैं, और इन सब का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो क्योंकि इन सभी के अंदर अम्ल पाया जाता है। अब आप जानते हैं इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, इसके अंदर कौन सा होता है, नींबू के अंदर कौन सा होता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो हम इनकी यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ, मतलब ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जा सकता है, वो अम्ल कहलाते हैं। तो आप अम्ल की इस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं। चलिए आगे हम इनके बारे में बात करते हैं, अम्ल के प्रकारों के बारे में।
तो यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल के प्रकार। अब अम्ल के प्रकार से मतलब है कि हम अम्लों को सीधे सीधे दो प्रकारों में बांट देते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल, जिन्हें हम नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड भी कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल क्या होते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको विस्तार से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे ये। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्रोत के आधार पर अम्लों को हम दो वर्गों में या दो ग्रुप में इनको बांट सकते हैं। अब स्रोत का मतलब होगा यहाँ प्राप्ति के आधार पर कि जैसे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसी के आधार पर हम यहाँ इनको दो वर्गों में बांट रहे हैं। अब पहला है प्राकृतिक अम्ल और दूसरे हैं खनिज अम्ल। तो देखिए इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल समझेंगे कि प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं और खनिज कौन कौन से होते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्राकृतिक अम्ल की और फिर बात करेंगे खनिज अम्ल की। तो देखिए जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं इन्हें हम नेचुरल एसिड्स या फिर जैविक अम्ल भी कह देते हैं। अब नाम से आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि प्राकृतिक का मतलब होगा जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब प्रकृति से हमें मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया है जैविक। अब जैविक का मतलब हो जाता है जो जीवों से मिलते हैं। अब जीव में पौधे भी आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं, तो क्या पौधे से और जंतु से भी हम मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। अब देखिए कैसे मिलेंगे, तो अम्ल जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पौधे, जंतु आदि से प्राप्त कर सकते हैं ना, इन्हें हम कह सकते हैं प्राकृतिक अम्ल। ये हमारे लिए नेचुरल एसिड्स होते हैं और ये इन्हें कहा जाता है। और प्राकृतिक अम्लों को हम कार्बनिक अम्ल भी कह देते हैं, है ना। तो इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बनिक अम्ल भी कहलाते हैं। अब कार्बनिक अम्ल ने क्यों कहा जाता है, प्राकृतिक अम्ल क्यों कहा गया, ये आप यहाँ पर समझ गए हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से हमें मिलते हैं, है ना। अब इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए प्राकृतिक अम्लों के, अब देखिए जैसे साइट्रिक एसिड है, तो साइट्रिक एसिड आपको पता है ना कहाँ से आपको प्राप्त होता है ना। तो साइट्रिक एसिड जो होता है वो हमें नींबू खट्टे फलों से मिलता है। इसी प्रकार से हमारे लिए है एसिटिक एसिड, तो ये भी हमारे लिए जो है प्राकृतिक एसिड या प्राकृतिक अम्ल है। दूसरे की यहाँ बात करते हैं लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, तो ये भी हमारे लिए प्राकृतिक एसिड के उदाहरण है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये कुछ हमारे प्राकृतिक एसिड हैं, प्राकृतिक अम्ल हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा और इनको समझते हैं कि जो प्राकृतिक हमारे अम्ल होते हैं इनके सोर्स कौन कौन से। नाम तो हम समझ गए कि ये इनका नाम है, ये प्राकृतिक एसिड है, ये प्राकृतिक है, ये है, पर इनके सोर्स, इनके स्रोत कहाँ से ये अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल के स्रोत, है ना। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ सम नेचुरल एसिड्स। अब देखिए इनके कुछ सोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हम साइट्रिक एसिड के। तो सिट्रिक एसिड बोल दिया जाता है इसको। तो ये हमें प्राप्त होता है नींबू से, संतरा से, और जो सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और ऐसे ही प्रश्न जो है ना ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खट्टे फलों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड जो होता है ये इसमें पाया जाता है। नींबू संतरा का नाम लिख देंगे, वहाँ पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड जो होता है जिसे हम सिरके या विनेगर भी कहते हैं इसी को, तो सिरका या विनेगर में ये अम्ल हमें पाया जाता है और इसका उपयोग हम अचार वगैरह के अंदर भी करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड मतलब कि जो लैक्टिक अम्ल होता है ये दूध, दही आदि में पाया जाता है ना। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये एक लैक्टोबैसिलस लैक्टाइज जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है और दूध से दही में बदलने की क्रिया भी इसी
के नाम पर है, आप ध्यान रखिएगा। ये लैक्टिक एसिड है और जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध से दही में ये अम्ल पाया जाता है। चलिए, सॉरी, दूध के अंदर तो नहीं होगा क्योंकि दूध से दही बनने पर ही उसमें ये प्राप्त होता है, पर दूध के अंदर कह सकते हैं कि जो लैक्टोज शुगर होती है वो जरूर इसमें होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं फार्मिक एसिड। बहुत अच्छा है ये फार्मिक एसिड, क्योंकि चींटियों के डंक में, अब चींटी ने आपको कभी न कभी तो डंक मारा होगा, आपको दर्द महसूस हुआ, या फिर ततिया, बर आदि जो कुछ जीव हैं जिन्हें हम ततिया कहते हैं, ये जीव जो होते हैं जब डंक मारते हैं तो हमें जलन होती है ना। और उसी टाइप का एक यहाँ पर जो पौधा होता है नेटल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेटल आप समझिएगा, थोड़ा सा ये पौधा है पर ये भी बिल्कुल ऐसे ही डंक मारता है, जैसे ये चींटी वगैरह डंक मारती है ना, उसी प्रकार से ये भी हमें डंक मारता है। मधुमक्खी को भी आपने देखा होगा। तो ये नेटल नामक जो पौधा होता है ना, इसके रोएं या कांटों में भी ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है इसी को मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फार्मिक अम्ल है, इसी को हम मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपके सामने कभी भी ये नाम आए तो मैथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है ना, फार्मिक अम्ल को ही, क्योंकि ये इसका आयुर्वेदिक नाम है मैथेनोइक। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं नेटल जो पौधा है हमारा, इसके बारे में बात बताता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो आपको। तो देखिए, नेटल का जो पौधा होता है ये एक जंगली पौधा होता है और साकी पौधा होता है। साकी का मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, छोटा ही होता है, झाड़ीनुमा पौधा होता है। तो ये एक साकी पादप है जो कि जंगली पादप के रूप में जंगलों के अंदर उगता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनके अंदर एक डंकनुमा बाल होते हैं, या जिनको हम इनके कांटे कह सकते हैं। अब ये जो गलती से भी यदि हमें छू जाए या हमें टच कर जाए या हम इनसे टकरा जाते हैं तो ये बिल्कुल जैसे हमें मधुमक्खी चींटियां काटती ना, उसी टाइप का हमें डंक या दर्द महसूस होता है। तो इसलिए इस पौधे का जो डंक है उसमें भी फार्मिक एसिड होता है। अब देखिए, ये जो पौधा होता है ना, इसके डंक को या इसके डंक के असर को दूर करने के लिए हम एक और इसी का जो विपरीत पौधा है जिसमें क्षार होता है उसका उपयोग करते हैं। उसकी पत्तियों को रगड़ करके या घिस करके लगा लेते हैं तो इस पौधे का असर खत्म हो जाता है। और वो जो पौधा होता है उस पौधे को हम कहते हैं डाक। डाक पौधा जो होता है ये इसी के डंक के असर को, है ना, ये एक डाक का पौधा होता है। और ये पौधे की पत्ती जो होती है, इसकी पत्ती को हम यदि रगड़ करके लगा लेते हैं, घिस लेते हैं, तो इस पौधे का जो डंक का असर होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये इसके अंदर ये अम्ल है तो इस पौधे की पत्ती के थोड़ी सी क्षारी होती है और क्षार जो होता है वो अम्ल को उदासीन कर देता है ना। तो इस प्रकार से ये भी हमें इसका विकल्प मिलता है इस पौधे से, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड जो होता है ये आप जानते हैं कि इमली जो होती है, इमली के अंदर ये पाई जाती है ना। टार्टरिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो ये आप समझ गए। इसी प्रकार से बात करते हैं ऑक्सैलिक अम्ल की। ये भी टमाटर वगैरह के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे एस्कॉर्बिक एसिड जो कि अमरूद, आंवला आदि में पाया जाता है। तो ये सारे जो सोर्स हैं ये हमारे लिए प्राकृतिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए होते हैं और इन सोर्सों से हम प्राकृतिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं खनिज अम्ल की। अब हमने दो वर्गों में बांटा था, प्राकृतिक और खनिज। तो अब प्राकृतिक को तो आप समझ गए पूरी तरह से, जो प्रकृति से मिल रहे हैं, पौधों से मिल रहे हैं, कुछ जीवों से मिल रहे हैं, इनसे मिलने वाले, है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं खनिज की। तो देखिए खनिज अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं?
तो खनिज अम्ल कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें हम खनिजों से तैयार किया जाता है। अब तैयार किया जाता है तो यहीं से समझ जाइएगा, ये प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तैयार किया जाता है इनको। तो तैयार किया जाता है को खनिज अम्ल कहा जाता है या अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अब देखिए वो प्राकृतिक थे तो ये तैयार कर रहे हैं तो मतलब ये मानव निर्मित हैं। समझ गए आप बात को? तो यहाँ पर आपको हिंट मिल रही है कि तैयार किया जाता है मतलब कि ये मानव निर्मित होते हैं। तो देखिए कुछ खनिज जैसे कि तत्व होते हैं जिनसे इनको बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, है ना, HNO3 की। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, तो इनसे इनको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, है ना। तो ये खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें हम मानव निर्मित, मैन-मेड या सिंथेटिक एसिड या अकार्बनिक, वो कैसे थे कार्बनिक और ये कैसे हैं अकार्बनिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अकार्बनिक अम्ल भी कहलाते हैं और ये मानव निर्मित हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रबल और दुर्बल अम्ल की। अब देखिए यहाँ पर अम्ल को और भी आपको समझना है। प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। अब प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए अम्ल जो होते हैं वो प्रबल या दुर्बल भी हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रबल अम्ल को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए सभी खनिज अम्ल, अब खनिज का मतलब समझ गए आप, जिन्हें आप लैब के अंदर तैयार कर रहे हैं, प्रयोगशाला में बना रहे हैं, जो मैन मेड हैं, केवल कार्बनिक अम्ल को छोड़कर। अब देखिए उसमें से आप कार्बनिक अम्ल को छोड़ दीजिए और उस अम्ल को छोड़ करके सभी जो अम्ल होंगे वो प्रबल अम्ल होते हैं, सिर्फ इस अम्ल को छोड़ करके, कार्बनिक अम्ल को। तो सभी खनिज अम्ल जो होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं। अब जैसे कि हमने वहाँ पर नाम देखा था नाइट्रिक एसिड, ये प्रबल अम्ल हो गया, ये हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया, है ना। अब कुछ अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल भी होते हैं। तो देखिए प्रबलता को हम किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम किसी भी प्रकार के दो अम्ल को लेते हैं, जैसे कि हमने लिया एक एसिटिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ये हमारे सामने हमारे लिए दो उदाहरण हैं। एक हमने HCl लिया, चलिए मैं थोड़ा यहाँ लेता हूँ, जैसे एक हमने HCl लिया और एक यहाँ पर CH3COOH लिया, एसिटिक एसिड। तो देखिए जब इनका जलीय विलयन बनाया जाए, इनकी सांद्रता हमने समान ली, समान सांद्रता के अंदर इनका विलयन बनाया गया और विलयन में जो भी इन दोनों में से जो भी ज़्यादा पॉजिटिव H आयन प्रदान करेगा, है ना, तो जो जितने ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है वो उतना ही अम्लीय होता है ना, उतना ही अम्लीय होगा या प्रबल होगा, सॉरी ये लिखने में गलत हो गया, उतना ही प्रबल अम्लीय होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, उतना ही वो प्रबल अम्लीय होगा। और जो जितने कम हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना दुर्बल होगा। तो इस प्रकार से हम इनकी शक्ति को पहचान सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा अम्लीय है, कितना ज़्यादा प्रबल है, कौन कितना दुर्बल है। और ये शक्ति हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन के बेस पर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ दुर्बल अम्ल की, वीक एसिड्स की। अब कुछ दुर्बल अम्ल या वीक एसिड्स क्या होते हैं, देखिए सभी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो एसिड्स होते हैं, अब प्राकृतिक के अंदर हमने देखे थे बहुत सारे सोर्स थे, वहाँ से हमें प्राकृतिक अम्ल जो थे वो प्राप्त हो रहे थे। जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वो सभी दुर्बल होते हैं। देखिए प्रकृति ने तो हमें दुर्बल अम्ल दिए पर मानव ने तो बहुत प्रबल बनाए हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति जानती है कि यदि आप
के अंदर इनके संपर्क में आओगे तो आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाए ये अम्ल, इसलिए प्रकृति ने इन्हें दुर्बल ही बनाया है और मानव ने हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही इनको प्रबल बना दिया, क्योंकि इनका कुछ विशेष उपयोग भी होता है, तो उस हिसाब से ये थोड़े ज़्यादा प्रबल होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये दुर्बल होते हैं। अब देखिए इनके अंदर हम देखते हैं कुछ फार्मिक एसिड हैं, कुछ टार्टरिक एसिड हैं, ऑक्जेलिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो ये कुछ इस प्रकार के एसिड्स हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दुर्बल अम्ल है। अब यदि यहाँ इस उदाहरण को आप अब लेते हैं और अब समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है, दुर्बल है। तो ये जल के अंदर या हाइड्रोजन आयन जो देगा तो ये कैसे देगा, ये कम देगा। HCl कैसा है, यहाँ आप देखिएगा ये प्रबल है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा विलयन के अंदर। तो इस प्रकार से भी आप इनको पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सांद्र और तनु अम्लों के बारे में। अब अम्ल की प्रबलता के आधार पर हम समझ गए कि दो प्रकार के अम्ल होंगे, दुर्बल और प्रबल। पर अब हम इनको सांद्रता के आधार पर देखेंगे और सांद्रता के आधार पर अम्ल कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, सांद्र और तनु। अब सांद्र जो होता है अम्ल क्या होता है, तो सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो सांद्र का मतलब होगा गाढ़ापन, है ना, और गाढ़ेपन का मतलब होगा कि जिसमें अम्ल ज़्यादा हो, थोड़ा ये है ना, अम्ल ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अम्ल सांद्र है। अब उसमें अम्ल ज़्यादा तो उसमें जो जलीय विलयन बना रहे हैं उसका हम, तो हो सकता है कि जल मिला रहे हैं उसके अंदर, तो जल तो जो है वो उसमें कम है परंतु उसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है और इनका जो यहाँ पर मिश्रण बन रहा है या अम्ल को हम तनु कर रहे हैं, तो उसमें जब हम जल की मात्रा बहुत कम मिलाई तो हम कहेंगे कि ये एक सांद्र अम्ल है ना। चलिए परिभाषा समझिएगा। जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो। तो कहने का मतलब है कि हमने अम्ल का जो आयतन है वो कैसा रखा है, बहुत ज़्यादा रखा है, सर्वाधिक रखा है और अम्ल नहीं घुल सके, क्योंकि हमने पानी तो कम लिया है ना, हमने जल की मात्रा कैसी ली, कम ली, और अम्ल को कैसा लिया, ज़्यादा लिया। तो फिर अम्ल पूरी तरह से घुलेगा कैसे, कम घुलेगा, है ना। तो ऐसा जो जलीय विलयन या जलीय घोल जो होगा जिसमें हमने अम्ल ज़्यादा मिलाया है, जल कम है, तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है। समझ गए परिभाषा। तो मतलब हमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में रखना है और जल कम मात्रा में, तो इस प्रकार का सांद्र अम्ल जो है वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम सांद्रता की परिभाषा दे सकते हैं कि भाई सांद्रता का मतलब होता है कि जो भी घटक हमने मिलाया है, अम्ल है मिलाया है, उसकी मात्रा और उसकी बटे में हमने कुल जो मिश्रण बनाया है उसका आयतन। तो इस प्रकार से बटे का मतलब यहाँ पर भाग है, उसका भाग लगाते हैं, उसमें अनुपात है। चलिए आगे हम बात करते हैं अम्ल की सांद्रता। तो अम्ल की सांद्रता जो होती है, जलीय घोल में हमने अम्ल के घटक का आयतन घटने के साथ घटेगी, क्योंकि हम यदि अम्ल को कम आयतन में मिलाएंगे, कम मात्रा में मिलाएंगे, तो फिर उसकी जलीय घोल में अम्ल की जो सांद्रता है वो क्या करेगी, घटेगी। तथा अम्ल के घटक का यदि हम आयतन बढ़ाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, उसका आयतन बढ़ाते हैं, तो फिर उसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो सीधे शब्दों में ये समझिएगा आप तो कि भाई जितना हम ज़्यादा मात्रा में अम्ल मिलाएंगे वो घोल, वो जलीय घोल उतना ज़्यादा सांद्र अम्ल के रूप में रहेगा। और आप पानी ज़्यादा लेंगे, जल ज़्यादा लेंगे और अम्ल थोड़ा सा मिलाएंगे तो वो तनु हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हम इन्हें सांद्र अम्ल कह देते हैं। और देखिएगा यहाँ से एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सधुम अम्ल, ये भी आपके लिए कहीं कहीं क्वेश्चन
आ जाए तो इसका मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा। सधुम अम्ल, तो देखिए सधुम अम्ल जो होता है ना, इसके अंदर जल की मात्रा नहीं के बराबर होती है, मतलब जल ना के बराबर इसमें होता है, पानी नहीं के बराबर होता है। तो ये पूरी तरह ही अम्ल होता है, मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज मान सकते हो, बिल्कुल हल्का फुल्का। बाकी ये लगभग जो समझिएगा आपकी लगभग 99% 9 मात्रा में ये सिर्फ और सिर्फ अम्ल होता है ना। इतने प्रतिशत मात्रा में ये अम्ल है। और ये जो अम्ल होता है ना, तो आपने कहीं पर किसी भी टीवी सीरियल्स के अंदर देखा होगा, सीआईडी वगैरह के अंदर, कि लैब के चित्र होते हैं और उनमें कुछ अम्ल रखे होते हैं और उनमें से हमेशा धुआं उठता रहता है। तो वो धुआं उठता रहे मतलब कि वो इतने ज़्यादा सांद्र हैं कि उनमें से धुआं उठता है, और जब धुआं उठता है तो फिर वो सधुम बन जाते हैं। तो जिनमें पानी की मात्रा या जल की मात्रा ना के बराबर हो, तो ऐसे अम्ल सधुम अम्ल होते हैं। और उनमें से आप देखेंगे तो धुआं उठता हुआ आपको वैसे ही दिखाई देता है। तो ऐसे अम्ल सधुम अम्ल भी कहलाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं तनु अम्ल की। देखिए तनु अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो तनु अम्ल का मतलब होगा पतले अम्ल, जिनमें जल ज़्यादा है और अम्ल कम है। तो जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो, मतलब सर्वाधिक नहीं हो तो कैसा हो, कम हो, है ना, तथा अम्ल घुल सके। अब पानी हमने जल को ज़्यादा रखा है और अम्ल को कम रखा है, तो जल जो अम्ल है वो जल में पूरी तरह इधर उधर घुल जाएगा। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जल मिश्रित अम्ल कह देंगे इसको, ये जल मिश्रित अम्ल हैं। अब देखिए अम्ल का जो हम तनुकरण करते हैं, मतलब उसे पतला करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं, तो घोलक, अब घोलक का मतलब क्या है, जिसमें हम उसको घोल रहे हैं, तो घोलक के रूप में हमारे पास में है जल। तो घोलक के आयतन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तनुता इनकी, है ना, क्योंकि जल का जैसा आयतन बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा मात्रा लेंगे, तो अम्ल उतना ही क्या होगा, पतला होगा, तनु होगा। तथा घोलक के आयतन के घटने के साथ साथ घटती है। अब मान लीजिए आपने घोलक या जल जो है वो कम लिया, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका तनुकरण जो है ये तो कम हो गया, तनुकरण घट जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा तनु करना है तो उतना ज़्यादा हमें घोलक लेना है, जल लेना है, और उतना ही कम हमें अम्ल लेना है। तो ये हमारे लिए तनु और सांद्र अम्ल हुए, है ना। तो ये हमारे लिए उदाहरण है। अब आप इन्हें याद नहीं रख पाते हैं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण के आधार पर आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे आप उपयोग करते हैं चाय का, अब आप चाय का उपयोग करते हैं तो चाय के अंदर आप दूध का उपयोग करते हैं। अब चाय में आप दूध की मात्रा ज़्यादा डालते हैं और पानी कम के बराबर डालते हैं, तो आपने चाय कैसी बनाई, सांद्र बनाई, है कि अच्छी जाड़ी चाय बनाई, मतलब गाढ़ी चाय बनाई जिसे आप कह सकते हैं। और आपने चाय का उपयोग किया और उसमें दूध आपने कम डाला, मतलब कि पानी ज़्यादा है ना, पानी ज़्यादा और दूध कम, तो फिर आपकी चाय जो कैसी बनेगी, पतली बनेगी, मतलब कि तनु बनेगी, है ना। सिंपल सा उदाहरण है। तो इससे आपको याद रखना है, ये मत समझना कि दूध और चाय जो है ये अम्ल हैं, है ना। मैं सिर्फ एक उदाहरण रखा है आपके सामने, क्योंकि किसी को शायद ये बात समझ में नहीं आती है जो साइंस के ना हो, तो हो सकता है उनके लिए ये बात मैंने रखी एक उदाहरण के रूप में। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि एसिड्स या अम्ल होते हैं उनको तनु कैसे किया जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि देखिए हम अम्ल को पतला कैसे करें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं ना उनको पानी मिला करके तनु या पतला डाइल्यूट किया जाता है।
और अम्ल का तनुकरण जो होता ना वो ऊष्माक्षय प्रक्रिया है। मतलब जब हम इन्हें तनु करेंगे ना तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकल सकती है, उसमें हमारे लिए एक डर बना रहेगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्माक्षय भी प्रक्रिया है, तो हमारे हाथ पैर जलने का भी डर इसमें होता है। तो इसके लिए हम कुछ सावधानी रख सकते हैं। अब सावधानी कैसी हम रख सकते हैं तो समझिएगा। देखिए, सावधानी है हमारे पास में कि अम्ल को जब हम तनु करते हैं तो तनु करने के लिए हमें पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए पानी को। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी कि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लिया जाए ये हमने लिया, इसमें पानी है ना, तो ये हमने जल लिया है और यहाँ हमने एक दूसरा फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क के अंदर ये, इसमें हमारे पास में है यहाँ पर अम्ल। तो हम ना अम्ल को जल में मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, बूंद बूंद करके ऐसे मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे और पानी को हिलाते भी रहेंगे। क्यों? देखिए, अम्ल का हम तनुकरण कर रहे हैं पर हम मिला किस में रहे हैं? पानी में अम्ल को। अब ये बात समझने की है, आप ऐसा ना करें कि यहाँ आपने रख लिया अम्ल और यहाँ आप इसमें मिलाना शुरू कर दें पानी। ये स्थिति गलत होगी, है ना, ये स्थिति हमारे लिए गलत साबित होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम अम्ल में जब पानी मिलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, है ना, और ऊष्मा निकलेगी, आप यहाँ पर ग्लास पकड़ कर खड़े हैं तो आपके हाथ पैर जल सकते हैं। तो इसलिए हम पानी में अम्ल को मिलाएंगे, है ना। तो इसलिए हम अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है, क्योंकि कभी भी अम्ल में पानी को नहीं मिलाया जाता है। तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, पानी में अम्ल मिलाना है तनु करने के लिए, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाने के कारण काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलेगी और अम्ल उछल करके त्वचा पर आ सकता है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये सावधानी हमें रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर अम्ल के कुछ गुणों की। अब अम्ल के क्या गुण होते हैं, तो अम्ल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं अम्ल की गुणों को। देखिए, सबसे पहला गुण अम्ल का होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब जब भी आप खट्टी चीज खाएंगे तो आपको अम्ल याद आएंगे, क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये नीले को लाल कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके लिए थोड़ा सा सूत्र लिखूंगा। जैसे ये ए मैंने लिखा एसिड्स, है ना, तो एसिड्स का मतलब मैंने स्टार्टिंग लेटर ले लिया ए। नीला, नीले के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नीले को लिखूं ब्लू, है ना, तो इसके लिए मैंने ले लिया बी। और पेपर को ये कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, तो लाल के लिए मैं ले लेता हूँ रेड, है ना। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा फार्मूला बना रहा हूँ, ये ABR, एक संकेत बना दिया मैंने ABR। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि ABR। ए से बनेगा एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप क्षार को पढ़ेंगे ना तो उसका विपरीत होगा, वो लाल को नीला करेंगे, ये नीले को लाल करें, तो हम कभी कभी उसमें भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी हम वहाँ पर संकेत बना देंगे क्षार के लिए। देखिए, तो क्षार जो होगा वो स्टार्ट होता है बी से, यानी कि बेस जो होता है ना, और वो क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, तो BRB। बी से बनेगा बेस यानी कि क्षार, रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये दो तरीके हैं, छोटे संकेत, जिनसे हम कंफ्यूज नहीं होंगे
कि कौन किसको लाल किसको नीला करता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उस कंडीशन में हम इनको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि वो ABr है, वो BrB है ना। चलिए अगले क्वालिटी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की इनकी। अगली है अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि जब इन्हें तनु किया जाएगा, यदि हम जल में मिला देंगे, सॉरी इनमें अम्ल में जल मिला देंगे तो ऊष्मा निकलेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, अम्ल का पानी का घोल जो होता है वो बिजली का सुचालक होता है। अब आपने टॉर्च वगैरह की जो बैटरी है ना उनको देखा होगा, तो बैटरी के अंदर भी हम जो लिक्विड पानी डालते हैं तो वो भी तो एक प्रकार का अम्ल ही होता है, तो वो सुचालक का कार्य भी करता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम, अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उत्पन्न करती है। अब किस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, तो चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर ली एक धातु, मैंने लिया जिंक, और जिंक के साथ में मैंने ली अम्ल लिया H2SO4, है ना। जिंक क्या है, धातु, और ये क्या है, अम्ल। अब अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करता है और ये लवण बनाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस, है ना। तो H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अम्ल जो होते हैं ये क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं और लवण बनाते हैं। तो देखिए अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं और लवण बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया एक क्षार NaOH, और इसी के साथ मैंने एक लिया यहाँ पर अम्ल, तो ये तो हुआ अम्ल और ये हुआ क्षार। अब ये क्रिया करेंगे और ये बनाएंगे Na और Cl, तो ये बना देंगे NaCl। अब बचेगा क्या, H2O, तो प्लस H2O, है ना। तो ये H2O लिक्विड हो जाएगा और ये NaCl हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लवण बनाते हैं अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके, और अम्ल क्षार प्रतिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और ये एक दूसरे को निरस्त भी कर देते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इनका ये गुण, ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है ना। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है अम्ल के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्षार के बारे में, इसी तरह से गहराई से बहुत अच्छी जानकारी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी इसमें फ़ायदा हो। तो आपने हमें इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।